हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 21वां वीडियो है। इसके पहले 20 वीडियो आ चुके हैं। मैंने रीट एसएसटी की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो, जिसमें मैंने एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और प्रैक्टिस वाली वीडियो एक साथ ऐड कर दी हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो और आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर पाएँ। तो इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की बुक कंप्लीट होने वाली है। पहली वीडियो में मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, दूसरी वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए और तीसरी वीडियो में भी 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए। 7 लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ और 3 लेसन और बचे हुए हैं जो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं 7th की बुक पढ़ा दूंगी, फिर 8th की। समय कम है, वैसे तो आप लोगों को 6 to 12 की बुक पढ़नी थी, और जिसने पहले से पढ़ ली है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ पाई हैं तो क्लास 6 to 8 ही पढ़ लीजिए। इससे आपके कई टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? पहला विकल्प है सिंहभूम झारखंड, बेलाडिला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। दूसरा विकल्प है कुद्रेमुख कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, बोकारो झारखंड। तीसरा विकल्प है बोकारो झारखंड, बेलाडिला छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा, और चौथा विकल्प है मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड और बेलाडिला छत्तीसगढ़। तो भारत में लौह अयस्क के संसाधन काफी प्रचुर मात्रा में हैं, और भारत के पास एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार भी है। अब इसमें पूछा गया है कि भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह कौन सा है? तो वह है मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, बेलाडिला छत्तीसगढ़, यानी कि आपका जो डी विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। और ये मैंने आपको जो क्लास 6 की बुक पढ़ाई है उसमें बताया भी है कि यहाँ से प्रश्न बनता है, और उसी बुक में इन सब के बारे में बताया भी गया है। तो मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। लिखा है जैसलमेर, तो जैसलमेर है शुष्क। जयपुर ये कैसा है? ये उप आर्द्र है। सवाई माधोपुर ये है आर्द्र, और झालावाड़ ये अति आर्द्र है। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए, यानी कि आपका जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। अब जो आर्द्र, अति आर्द्र और शुष्क ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। शुष्क क्या है? तो शुष्क क्षेत्र की जलवायु बहुत गंभीर और शुष्क है। अति आर्द्र में क्या होता है? अति आर्द्र में ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है, जो अति आर्द्र क्षेत्र होता है उसमें। आर्द्र क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में मानसून के दौरान वर्षा के साथ साथ चक्रवातों से जुड़ी सर्दियों की वर्षा होती है। और उप आर्द्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और वर्षा की मात्रा केवल मानसून के कुछ महीनों तक ही सीमित होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी जो जिले हैं वो भी याद रखिएगा। अति आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत झालावाड़ के अलावा और कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बारा, बांसवाड़ा और माउंट आबू, उदयपुर, ये सभी अति आर्द्र के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आर्द्र के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बाड़मेर, राजसमंद। तो ये भी याद रखिएगा। और उप आर्द्र के अंतर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा और सिरोही जिले आते हैं। और शुष्क के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, जोधपुर,
पश्चिमी बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, तो ये शुष्क के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं और इसमें डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, अजमेर बीसलपुर परियोजना, उदयपुर मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो पहला लिखा है चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, तो ये सही है। राणा प्रताप सागर बांध गुरुत्वाकर्षण चिनाई वाला बांध है जो चंबल नदी पर रावतबाटा राजस्थान में बना हुआ है। तो इसमें पहला सही है। अजमेर बीसलपुर परियोजना, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो बीसलपुर जल आपूर्ति परियोजना है ये एक नए भूजल स्रोत से जयपुर शहर में पानी लाने के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का इसमें निर्माण शामिल है। तो इसमें अजमेर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ जयपुर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ये सही है। मानसी वाकल परियोजना मानसी नदी पर उदयपुर जिले में निर्मित एक बांध है। यह मुख्य रूप से उदयपुर शहर को पीने का जल उपलब्ध कराता है, तो ये सही है। और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, तो ये भी सही है। ये जाखम नदी पर बनाया गया बांध है और प्रतापगढ़ में स्थित है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। इसमें आपका पहला ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? पहला विकल्प है सरसों चना मोठ, दूसरा है ईसबगोल जीरा ज्वार, तीसरा है चना मूंग उड़द और चौथा है मूंग मक्का बाजरा। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है सरसों चना मोठ, ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में और भी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे बाजरा है, राई है, पोषक अनाज है, मक्का है, तो ये सब भी उगाए जाते हैं। इसमें पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। पहला विकल्प है 10%, दूसरा है 16.9%, तीसरा है 32.5% और चौथा है 21.3%। तो गंगानगर जिला जो है राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। अब इसमें पूछा गया है कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वह है 10%, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? पहला विकल्प है राणा हमीर, दूसरा विकल्प है राणा लाखा, तीसरा है राणा कुंभा और चौथा है राणा उदय सिंह। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई राणा हमीर को, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राणा हमीर वर्तमान राजस्थान भारत में मेवाड़ के 14वीं शताब्दी के हिंदू राजपूत शासक थे और वह महाराणा की उपाधि के साथ मेवाड़ के राजा बनने वाले राणा शाखा के पहले व्यक्ति बने और कीर्ति स्तंभ में इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। राणा लाखा सबसे सफल महाराणाओं में से एक थे और राणा कुंभा इन्होंने मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और राणा उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर 1540 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक के रूप में ताज पहनाया गया था। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। तो इसमें ए विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? पहला विकल्प है जसवंत सिंह, दूसरा है स्वरूप सिंह, तीसरा है उदय सिंह और चौथा है रतन सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1815 को और ये उदयपुर के महाराणा सरदार सिंह के उत्तराधिकारी थे और इनकी मृत्यु 1861 में हो गई थी। बी विकल्प इसमें सही है, स्वरूप सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है नागपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा है दिल्ली। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में हुई। जमुना लाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथक के प्रयासों से इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था। और प्रश्न में पूछा गया है कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1920 में अजमेर में। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अब यदि पूछ लिया जाए कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है और इसमें सी विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? पहला विकल्प है हरबाबू उपाध्याय, दूसरा विकल्प है गोकुल भाई भट्ट, तीसरा है हीरालाल शास्त्री और चौथा है टीकाराम पालीवाल। तो 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की 4 रियासतों ने मत्स्य संघ का गठन किया था। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। और जब मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और एक मुख्यमंत्री कार्यालय का गठन किया गया था। अब इसमें यह पूछा गया है कि बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता था? पहला विकल्प है केसरी सिंह बारहट, दूसरा है मेजर शैतान सिंह, तीसरा विकल्प है प्रताप सिंह बारहट और चौथा है हवलदार मेजर पीरू सिंह। तो बाणासुर का शहीद नाम से प्रसिद्ध हैं मेजर शैतान सिंह। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में। तो बी विकल्प इसमें सही है, मेजर शैतान सिंह। अगला प्रश्न है चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पहला विकल्प है जसवंत सिंह, दूसरा है राय सिंह, तीसरा है कल्याणमल और चौथा है ठाकुर कुशाल सिंह। तो चूरू दुर्ग जो है चूरू शहर में स्थित है और इस किले के निर्माण का उद्देश्य नागरिकों की आत्मरक्षा करना था और इसका निर्माण करवाया था 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? पहला है सिर, दूसरा है गला, तीसरा है हाथ और चौथा है कमर। तो तुलसी, हालरो, तिमड़िया और पोत नामक आभूषण गले में धारण किए जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब सिर में धारण करने वाले आभूषण कौन से हैं? तो सिर में शीश फूल, मेमंद, टिकड़ा, राखड़ी और गोफन धारण किया जाता है। हाथ में पहने जाने वाले कौन से हैं? तो हाथ में खंजरी, आरसी, चूड़ियाँ, दुगड़ी, सुतडो और हथुली पहने जाते हैं। और कमर में धारण करने वाले कौन से हैं? तो कमर में तगड़ी, वासन, करधनी, कंडोरा, सतका, कंदरा, कनकती,
ये सभी धारण किए जाते हैं, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है और इसमें भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? पहला विकल्प है मूमल फुलवारी, दूसरा है अलेखू हिटलर, तीसरा है दुविधा पहेली और चौथा है उलझन उलझन। उलझन सुलझन है यहाँ पर। तो विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर पहेली फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पहला विकल्प है दौसा, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है सीकर और चौथा है बाड़मेर। तो हेला ख्याल नामक लोक नाट्य दौसा क्षेत्र से संबंधित है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पटेलिया बीचियो लालर व माछर क्या है? पहला विकल्प है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, दूसरा है मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, तीसरा है मेवात के प्रसिद्ध गीत और चौथा है हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो पटेलिया बीचियो लालर व माछर हैं मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? तो मारवाड़ के हैं मूमल, झोरावा, गोड़ेला और जीरो। मेवात के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? तो मेवात के हैं हिचकी और रसिया। और हाड़ौती के कौन से हैं? तो बिचडो, पंछीडा और मोरनी। तो ये भी आपको याद रखना है और इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? पहला विकल्प है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है जीवन और चौथा है निजता। तो भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुखिया होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। तो पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मिड डे मील योजना एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे पूरे देश में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार 1963 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा तमिलनाडु राज्य में पेश किया गया था। लेकिन यह कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? 1982 में, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एम.जी. रामचंद्रन के तहत यह कार्यक्रम पूरे तमिलनाडु में आरंभ हो गया। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। तो भीमबेटका के जो पुरा स्थल हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, तो इसमें आपका भी विकल्प सही हो जाएगा। और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भीमबेटका का सबसे उल्लेखनीय पहलू क्या है? इसका गुफा चित्र, तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहला विकल्प है 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1858 और चौथा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पूछा गया है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पिस्तक का अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिस्तक का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है 40 खंभों का सभा भवन, दूसरा है मेहराबदार प्रवेश द्वार, तीसरा है 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन और चौथा है आयताकार अहाते। तो केंद्रीय विशाल गुंबद और मेहराब द्वार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू बन गए जो पहली बार हुमायूं के मकबरे में दिखाई देते हैं। तो इसमें आपका जो पिस्तक का अर्थ पूछा गया है वह है मेहराबदार प्रवेश द्वार, और ये सबसे पहले किसमें दिखे हैं, हुमायूं के मकबरे में। तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। पहला विकल्प है राजा राम मोहन राय, दूसरा विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा विकल्प है ज्योतिराव फूले और चौथा है दयानंद सरस्वती। तो 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में राजा राम मोहन राय का योगदान था। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत करने के लिए, और इनके प्रयासों के कारण ही 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ज्योतिराव फूले की पुस्तक याद रखनी है गुलामगिरी, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष चीड़ देवदार आदि उगते हैं। पहला विकल्प है शीतोष्ण पर्णपाती वन, दूसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, तीसरा है शंकुधारी वन और चौथा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पूछा गया है कि किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़ देवदार आदि उगते हैं। तो ये उगते हैं शंकुधारी वन में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जो शंकुधारी वन होते हैं ये बर्फीले मौसम में पनपते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी जो पत्तियां होती हैं अक्सर सुइयों के आकार में पानी की कमी को कम करती हैं, और उनकी शंक्वाकार आकृति उन्हें बर्फ गिराने में मदद करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मानसून पवने हैं। पहला विकल्प है ग्रही पवने, दूसरा है मौसमी पवने, तीसरा है स्थायी पवने और चौथा है स्थानीय पवने। तो मानसूनी पवने मौसमी पवने होती हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है गांव में जमीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है। पहला विकल्प है थानेदार, दूसरा है खंड विकास अधिकारी, तीसरा है पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी और चौथा है जिलाधिकारी। तो पटवारी एक गांव का प्रशासनिक अधिकारी होता है जो गांव में भूमि को मापने और भूमि रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है, और किसानों से भू राजस्व और सिंचाई बकाया वसूल करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। अगला प्रश्न है विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा, दूसरा है जनमानस की राय को व्यक्त करके, तीसरा है सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर और चौथा है संसद में बाधाएं डालकर। तो विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है ये पूछा गया है। तो सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगले प्रश्न में मिलान करना है। लिखा है कॉलम 1 में दिए गए नामों का मिलान कॉलम 2 में दी गई संबंधित गतिविधियों से कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों का पालन। इसे चौथे से मिला देंगे। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन। विटीकल्चर क्या होता है? तो विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती। और हॉर्टिकल्चर फलों व फूलों की खेती। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा, यानी कि आपका जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है गणेश शंकर विद्यार्थी, दूसरा विकल्प है राम किशन वर्मा, तीसरा है माणिक लाल वर्मा और चौथा है रामलाल ओझा। तो प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह एक हिंदी समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। और गणेश शंकर विद्यार्थी एक भारतीय पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ये विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पहला विकल्प है पीपा जी, दूसरा विकल्प है अचलनाथ जी, तीसरा विकल्प है जाम्भोजी और चौथा विकल्प है रामानंद जी। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्भोजी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें गुरु जम्बेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? पहला विकल्प है 30 जनवरी 1528, दूसरा है 30 जुलाई 1527, तीसरा है 28 अगस्त 1529 और चौथा है 20 नवंबर 1530। तो राणा सांगा की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 को। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है कोटा और चौथा है जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। ए विकल्प इसमें सही है। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं लेवल 2 के, तो आप देख सकते हैं। मैं 2011 वाला पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ और 2012 वाला भी करवा चुकी हूँ। 2011 वाला और 2012 वाला दोनों ही मैं करवा चुकी हूँ। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।